नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर और रिपोर्टर कार्यक्रम में हम शुरुआत करेंगे अलग अलग जिलों को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि हर एक जगह पर हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं और मूलभूत सुविधाओं से किस तरह से अभाव यहां लोगों को झेलना पड़ रहा है, इस पर भी मंथन होता है। क्या कुछ परेशानियां लोगों को इस वक्त आ रही हैं, क्योंकि सर्द मौसम है और उसके साथ ही साथ आप देखिए कि तापमान में भी काफी ज्यादा गिरावट तो देखी जा रही है। लेकिन उसके साथ अगर हम ये देखें कि ग्राउंड पर जो योजनाएं परियोजनाएं चलाने की सरकार की तरफ से बातें कही जाती हैं, उन पर कितना काम होता है, वो योजनाएं जमीनी सतह पर कितनी पहुंचती हैं, इस पर मंथन करना बहुत जरूरी रहता है। तो चलिए शुरुआत करेंगे प्रोग्राम की और सीधा आपको लिए चलेंगे सबसे पहले कश्मीर, और कश्मीर से दिखा देते हैं कि इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल चल रहे हैं, किस तरह से पूरी गतिविधियां वहां पर हैं। इरफान फाजिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इरफान फाजिल, क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, वो भी देख लीजिए। खेलो इंडिया पार्ट 2 ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की टीम बात कर रही है। हमें जाना कर रही है आप खेलो इंडिया पार्ट 2 में पार्ट लेकर। बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये एक अपॉर्चुनिटी हर एक बच्चे को मिलनी चाहिए ताकि वो आगे स्कोर अप कर सके, ताकि वो अपनी एबिलिटी को देख सके। चलिए, यहाँ पर एबिलिटी को देखने के साथ साथ आप देख सकते हैं कि वेलकम ये है खेलो इंडिया पार्ट 2। आपका भी वेलकम है सर। क्या कहना चाहोगे? नेशनल लेवल का प्रोग्राम है, जम्मू कश्मीर की टीम है। हाँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम अपने JNK को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस नेशनल लेवल पे, जो सेकंड खेलो इंडिया हो रहा है इस टाइम। तो बहुत ही एक्साइटेड है। इंशाल्लाह हम होप करते हैं कि इंशाल्लाह मेडल ले आए। फैंटास्टिक। इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल को लेकर बात करें तो लगता है आपको कि थोड़ा बढ़ावा देने की जरूरत है? हाँ, देखिए अभी होटल्स अवेलेबल नहीं थे यहाँ पे, तो हमें टंगमर्ग में रखा गया, तो हम वहाँ से आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आज यहाँ पे किरण राजू जी खुद हैं, जो कि MOS मिनिस्टर हैं और खासतौर पर स्पोर्ट्स के हैं। तो क्या चाहेंगे आप, कैसा पैकेज जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए स्पोर्ट्स को लेकर? स्पोर्ट्स को लेके मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि स्पॉन्सर्स मिलने चाहिए। देखिए, एक एथलीट है, अगर नेशनल लेवल पे जाना होता है कहीं बाहर, तो वो स्पॉन्सर्स नहीं मिलते हमें टाइम पे। तो वो मैं ये उनसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज वो उस बात पे गौर करें थोड़ा सा। बच्चों में कैसा उत्साह है, कैसा जोश लग रहा है आपको? जोश तो भी अच्छा खासा है, तो इंशाल्लाह ऐसा ही जोश रहना चाहिए आगे भी। तो चलिए, हमारे साथ यहाँ इंडियन पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है और स्पेशली खेलो इंडिया को लेकर ही इस वक्त इनकी पार्टिसिपेशन है। आपका वेलकम है गुलिस्तान न्यूज में। कैसा फील कर रहे हैं आप? थैंक यू, बहुत बढ़िया। जो सेकंड खेलो इंडिया जो प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आईएसओ की टीम ITBP है, जो ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हम ITBP की टीम की तरफ से है। तो यहाँ बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत अच्छा है। जानना चाहूंगा कि अभी किरण राजू जी जो है स्पीच कर रहे हैं, तो क्या एक्सपेक्टेशन है स्पोर्ट्स को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, क्योंकि कुछ पैकेजेस के हवाले से बात हो रही है? हाँ, उन्होंने बहुत से अनाउंस किया है, जो कि खेलो इंडिया के तहत वर्ल्ड क्लास के यहाँ पे एक स्पोर्ट इंस्टीट्यूट बनाएंगे, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि हम सभी वेट करेंगे कि वो कब बने और कब हम यहाँ आके ये चीज को हम खेल को दिखाएंगे। इस चिलचिल मौसम में आपको नौजवानों का जोश कैसा लग रहा है, और दूर दूर अलग अलग स्टेट से यहाँ पर पार्टिसिपेशन हो रही है? आपको लगता है कि ये खेलो इंडिया 2 जो है ये मिसाल बनेगा, मिसाल कायम करेगा? ये मिसाल तो कायम करेगा, क्या कायम कर ही दिया इन्होंने। भारत की प्रभावी उपस्थिति के साथ ही जम्मू कश्मीर को इसका एक प्रमुख हब बनाने की तरफ बहुत बड़ा कदम है। मैं जम्मू कश्मीर को और देश भर से आए सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देश के अलग अलग हिस्सों से आए आप सभी खिलाड़ी एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस भावना को भी मजबूत कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि इस बार विंटर गेम्स में हिस्सा लेने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई है। ये विंटर गेम्स की तरफ देश भर में बढ़ते रुझान, बढ़ते उत्साह को प्रदर्शित करता है। पिछली बार जम्मू कश्मीर की टीम ने इनमें बेहतरीन प्रदर्शन किया था। मुझे विश्वास है कि इस बार बाकी टीमों की तरफ से जम्मू कश्मीर की टैलेंट टीम को और बेहतर चुनौती भी मिलेगी और देश भर से आए खिलाड़ी
जम्मू कश्मीर। हमारे साथ लद्दाख से आइस हॉकी टीम है, यहाँ पर इनसे भी बात करेंगे। हाथ में तिरंगा है और साथ ही साथ इस जश्न में जोश भी है। आपका वेलकम है, लद्दाख से आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? इधर आके बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं क्योंकि हर तरह की खेल की खिलाड़ियाँ इधर आके हिस्सा ले रहे हैं, तो बहुत खुशी हो रही है। तो अभी कैसा माहौल आपको लग रहा है कि और आप आइस हॉकी के पार्टिसिपेंट्स हैं तो हर साल पार्टिसिपेट करते हैं, इस बारी क्या एक्सपेक्ट करते हैं नया आप? नया ज़्यादा कि यहाँ की लोकल 2 टीमें हैं तो उनका भी आइस हॉकी में आगे आ रहे हैं, तो सबसे खुशी की बात है कि यहाँ आइस हॉकी का प्रमोशन बड़ी जोर से साथ हो रहा है। गुलमर्ग और साथ ही साथ गुलमर्ग पे खेल और खेलो इंडिया को लेकर सिलसिला शुरू, सेकंड पार्ट का सिलसिला शुरू। और इस बीच सलामी मंच पर मार्च पास्ट और कई सारे जिहां स्टेट से जो पार्टिसिपेंट्स आए हैं वो यहाँ पर मार्च पास्ट पर सलामी ले रहे हैं। और साथ साथ इस्तेकबाल को लेकर बात करें तो सभी जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन से जो लोग यहाँ आए हैं उन्होंने वालिहाना इस्तेकबाल इनका किया है। खासतौर पर अगर बात करें जम्मू कश्मीर की टीम, और जम्मू कश्मीर की टीम में काफी ज्यादा उत्साह और काफी ज्यादा जोश। इस बीच बैंड भी है और इस बीच रंगारंग कार्यक्रम भी है। और ये है खेलो इंडिया का सिलसिला आज से शुरू, जबकि हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल स्पीच यहाँ पर प्रेजेंट की, जिस बीच उन्होंने हौसला अफजाई की खासतौर पर स्पोर्ट्स के लोगों को, खिलाड़ियों को। और उनका यह भी मानना है कि वादी कश्मीर जो है गुलमर्ग एक खूबसूरत डेस्टिनेशन है, अब बढ़ावा देने की जरूरत है। जबकि हम देखते हैं प्लेटफॉर्म बहुत कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कई सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले टाइम में किरण रिजिजू जी ने यहाँ पर बयान भी किए हैं, जो कि स्पोर्ट्स के हवाले से खासतौर पर जितनी बात की गई है। स्पोर्ट्स को लेकर बात करें तो हमारे पास कई सारे अच्छे स्लोप तो है, मगर अच्छी चीज को अच्छा बढ़ावा देना लाजमन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई सारे जो लोग हैं इस पार्टिसिपेशन के साथ साथ रंगारंग कार्यक्रम जिन्होंने देखा उनके दिलों में भी काफी उत्साह है। उनका मानना है कि कश्मीर में खेल और खेलो इंडिया का ये जो दूसरा हिस्सा है, अब आने वाले टाइम में देखना होगा कि लगातार जिस तरीके से पिछली बारी भी खेलो इंडिया। चलिए अब आपको जिला बारामूला लिए चलेंगे और बारामूला से भी दिखा देते हैं कि इरशाद भट्ट हमें क्या कुछ रिपोर्ट दे रहे हैं, किस तरह से ग्राउंड पर वहां पर भी पूरी स्थिति बनी हुई है। अगर हम शुमाली कश्मीर के सरहदी इलाकों की बात करें, चाहे पुंछ राजौरी की बात करें या इसके साथ साथ जो बाकी सेक्टर है जहां पे एलसी बिल्कुल नज़दीक है, वहां पे लगातार ये जो सीज़फायर वायलेशन का उल्लंघन किया जा रहा था, जो दोनों मुल्कों के बीच में जो इख्तलाफ थे, जो दूरियां थे, क्या वो दूरियां ख़त्म होने वाली हैं? आज इसी के हवाले से आज एक मीटिंग हुई है। इसमें DGMOs यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो फौजी अफसरान हैं इन्होंने आज मीटिंग की। और इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ, इस मीटिंग में मुआहिदा हुआ। दोनों तरफ से जो गोलाबारी है वो अब नहीं होगी, बल्कि मैं आपको बता दे चलूँ, इस वक्त हम शुमाली कश्मीर के सरहद इलाके ऊडी में मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए मुकामी शहरी हैं। आइए मज़ीद जानते हैं क्या ये मुतमईन दिखाई दे रहे हैं, आइए मज़ीद जानते हैं। जी आपका खैर मकदम है गुलिस्तान और JK न्यूज़ में। आप ये बताएं जो ये एग्रीमेंट हुआ, जो ये माहिदा हुआ, क्या आप लोग खुश हैं? जी हाँ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स हमारी जो गवर्नमेंट है, तो उनका हम शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने ये सीज़ फायर वायलेशन जो भी कुछ हो रहा था यहाँ पे सरहदों पे, उससे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। क्योंकि अगर कोई बच्चा पढ़ रहा होता है, हम बॉर्डर एरियाज पे देखें तो सीज़ फायर वायलेशन जैसे ही होता है उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। सिंपली मीनस वो अपने काम को, जो भी काम करने के लिए था, वो काम पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए हम गवर्नमेंट से, ये दोनों गवर्नमेंट से हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारा कम से कम सीज़ फायर वायलेशन तो उन्होंने रोक दी, जैसे उसके कारण बहुत सारी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही थी दोनों मुल्कों में, उनसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही थी। तो इससे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। जो ये आज कदम उठाया गया दोनों तरफ के, आर पार के DGMO के तरफ से, मैं इसमें खुश हूँ। और सबसे पहले मैं आपका गुलिस्तान न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप ये न्यूज़ लोगों को दिखाओगे कि यहाँ के बॉर्डर एरिया के लोग मामूली अगर कहीं फायर होता था, शेलिंग फायर होती थी, हम श्रीनगर भागते थे, कहीं भागते थे, बच्चे हमारे रोते थे और डर जाते थे। बड़ी हमारे लिए ये अच्छी बात हुई कि वहाँ से भी जाने बचेंगी, यहाँ से भी जाने बचेंगी। दोस्त बदल सकता है इंसान, लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकता। अगर पड़ोसी आपस में, दो पड़ोसियों की अच्छी दोस्ती रहेगी तो लोग तरक्की करेंगे। तरक्की का, खुशहाली का रास्ता है ये। इसलिए मैं इस बारे में हम खुश हैं, मेरे सारे लोग खुश हैं इसमें कि ये अच्छा कदम उठाया दोनों मुल्कों ने कि इनका सीज़ फायर जो हो गया आज से एग्रीमेंट,
ये सब लोगों के लिए अच्छा है। क्या आपको लगता है ये एक खुशाइंद कदम इन्होंने उठाया दोनों मुल्कों ने? हाँ बिल्कुल, ये खुशाइंद कदम है। लोगों दोनों ने अपनी आवाम का सोचा, ये दोनों मुल्कों के लिए अच्छा है। वहाँ के फौजी भी अगर मरता है तो वो भी इंसान है, यहाँ का फौजी जो मरता है वो भी इंसान है। अगर वो फौजी है लेकिन उसके साथ घर अयाल है, बच्चे हैं, वो भी अपने बच्चों को पालने के लिए यहाँ पे आता है। अगर ऐसा कदम उठता है, दोनों मुल्कों की दोस्ती बनती है, इनकी कॉपरेशन होती है, तरक्की करेंगे दोनों मुल्क, दोनों मुल्कों की इकानमी आगे ऊपर जाएगी, लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस पॉइंट को कि इन्होंने उठाया। वो सरहदी इलाके उड़ी की बात करें, इस वक्त हम यहीं पे मौजूद हैं, तो कितने खुश है यहाँ के मुकामी लोग? मुझे लगता है कि इतनी खुशी यहाँ के लोगों को ईद के दिन नहीं होती है जितनी खुशी आज के दिन हुई। कि अगर शिलिंग होती थी किसी साइड से, किसी बॉर्डर से भी लोगों को भागना पड़ता था, बारामूला, श्रीनगर या जंगलों में अपने पर्सनली बैंकर बना के बच्चों का स्कूल ज़ाया होता था। कई लोग लंगड़े हो गए, लूले हो गए इस वजह से। अगर ये अच्छा ये कदम उन्होंने उठाया, ये बहुत अच्छा कदम है दोनों मुल्कों की। मामला तालीम का, तो तालीम के निज़ाम में बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन पर सवालात उठना शुरू हुए थे। हमने भी खबर लगाई थी, कुछ मिर्ची मसाला भी कुछ लोग लगा रहे थे, और उसी मिर्ची मसाले के बीच में आज सुबह सुबह कश्मीर डिवीज़न के बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 10वीं जमात के इम्तहानात के नताइज का ऐलान भी किया। रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स में कुछ उल्टा सीधा तो ना सही हो, लेकिन हैरान कुन मामला ये भी है कि 75% स्टूडेंट्स जो हैं वो कामयाब हुए हैं। और ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन तक हुए इन इम्तहानात के बीच में मामला यह है कि पिछले साल कोई भी दिन लगभग स्टूडेंट्स स्कूल नहीं जा सके थे। तो सवाल ये भी है कि लगभग 75% स्टूडेंट्स जो हैं अच्छे नंबरात लेके पास हुए हैं। लड़कियां एक बार फिर बाजी मार गई, लड़कों की निस्बत जो स्टूडेंट लड़कियां हैं वो आगे आई हैं। और इस सारे के बीच में कुछ लोग मज़े वाली कहानी ये भी बता रहे थे, पूछ हमसे रहे थे कि अगर लॉकडाउन से लेकर स्कूल न जाने के दौरान बच्चे 75% कामयाब हो ही जाते हैं तो फिर स्कूलों का क्या काम। ये लोग भी कुछ पूछ रहे थे। और सवाल हकीकत का भी यह है कि आखिर उन स्कूलों में क्या होता है कि स्कूल न जाने के बावजूद भी 75% स्टूडेंट्स पास हो ही जाते हैं। अब बात 75 की हो तो स्टूडेंट्स ने इम्तिहानात में 100% 100 के 100 नंबर भी लिए हैं, एक पॉइंट भी इधर उधर नहीं गया है। ये उन इम्तिहानात में उस साल का रिजल्ट है जिस साल जम्मू कश्मीर में क्या दुनिया में कहीं पढ़ाई नहीं हो सकी, स्कूल नहीं जा सके बच्चे, तो घर में ही मेहनत करके बच्चे ये सब कुछ कर सके हैं। तो साफ जाहिर है स्कूलों की कथनी और करनी पे सवाल उठे हैं। और हमारे सरकारी सिस्टम में सरकारी स्कूलों पर सवाल आज भी उठे हैं, क्योंकि अगर फेल ज़्यादा हुए हैं तो सरकारी स्कूलों के हैं, प्राइवेट स्कूल के बच्चे आगे आज भी हैं, और प्राइवेट स्कूल के बच्चे माजी में भी आगे रहते थे। तो ये सब कुछ तालीम के निज़ाम में, लेकिन तालीम के निज़ाम में बोर्ड पर सवालात उठते रहते हैं। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन पर पिछले दिनों भी उठा था, कल भी उठा, और अभी भी सवाल है कि आखिर 12वीं का रिजल्ट कब आएगा। आबिद कादिर के साथ सनम एजाज, सीनियर कश्मीर। इसके साथ ही बड़गाम का रुख करेंगे। बड़गाम से भी अशरफ डार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और क्या कुछ पूरे सूरत हाल है बड़गाम के अंदर, क्योंकि आए दिन लोगों की तरफ से परेशानियों को लेकर प्रदर्शन भी होता है और मूलभूत सुविधाओं को लेकर लोग सड़कों पर भी उतरते हैं। लेकिन इस वक्त क्या कुछ रिपोर्ट है वो देख लीजिए। का इनिशिएटिव है कि जो भी हमारे पास बेनिफिशियरी डायरेक्ट ट्रांसफर में पैसे ले रहा है उसका एनपीसीआई के साथ आधार लिंक होना चाहिए ताकि उसको बेनिफिट डायरेक्ट मिले। स्टेट मैरिज स्कीम जो है वो जो बीपीएल अनमैरिड गर्ल्स थी जो शादी के काबिल हो चुकी थी लेकिन उनके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से वो शादी नहीं कर पा रही, उनके घर वाले अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। फिर गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव आया कि इनको 5 ग्राम्स ऑफ गोल्ड और 25,000 कैश में मिलेगा। वो इक्विवेलेंट होता था 40,000 रुपये, अबाउट 40,000 रुपीज़ में। उसमें 2013-14 में एक सर्वे हुई है जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, उसमें 19,163 गर्ल्स यहाँ पे आइडेंटिफाई हुई है। पहले जब बंदा फॉर्म भरता है हमारे पास आता है, हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एक फॉर्म प्रोवाइड करते हैं। उसकी अप्रॉक्सीमेट एज हम वहाँ पे डिटरमिन करते हैं उसके इलेक्शन कार्ड से, या अगर उसने आधार कार्ड लाया उस पर फिर हम उसको बोलते हैं कि आप अपनी एज सर्टिफाई करवा के लाओ, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, और इनकम सर्टिफिकेट आपको ये तहसीलदार, अगर उसके पास बीपीएल और एवाई राशन कार्ड नहीं है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से आजकल जो है जितने भी ओल्ड एज पेंशन्स है उनकी जो है केसेस की वेरिफिकेशन की जाती है और साथ ही उनको आधार लिंक भी किया जाता है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट जहां पर हम अक्सर देखिए जो घरेलू सताई हुई औरतें होती हैं या विंडोज़ होती हैं, साथ ही जो ओल्ड एज होते हैं यानी उनको यहाँ से जो है पेंशन मिलती है। और अब चूँकि बड़गाम में
करीबन 61,000 के करीब ऐसे बेनिफिशरीज हैं जिनको इस स्कीम से फ़ायदा मिलता है। साथ ही जो मैरिज असिस्टेंस स्कीम है जिसमें कि 2013 से अभी भी कुछ ऐसे केसेस पेंडिंग है जिनको जो यहाँ डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ गोल्ड मिलता था और साथ ही कुछ पैसे मिलते थे, करीबन 50 या 40 हज़ार ऐसे उनको मिलते थे, ताकि वो जो लड़कियाँ जिनकी शादी नहीं हो पाती उनको यहाँ से कुछ पैसे दे के शादी की जाती। मगर उस स्कीम में भी रोज़ बरोज़ ऐसी शिकायतें मिलती है कि जो जो लड़कियां होती है जो शादीशुदा जिनकी शादी करने के लिए वो फॉर्म भरते हैं मगर अभी तक उनको जो है पैसा नहीं मिलता। उसमें कुछ रीज़न डिपार्टमेंट की तरफ से यह है कि अभी उसका केस चल रहा है और पैसे भी नहीं आ रहे हैं, जिससे कि इन परेशानियों का सामना उन जो लड़कियों हैं करना पड़ा। साथ ही जो वेरिफिकेशन आजकल चल रही इन ओल्ड एज पेंशन की, उसमें ये कहा गया है कि उनको आधार लिंक करना है और साफ शफाफ से अब उनको जो है पैसा मिलेगा, ताकि ऐसे भी हमारे पास शिकायतें मिले कि कुछ ऐसे लोग भी उसमें जो है ओल्ड एज पेंशन लेते हैं जो कि घरेलू उनका जो बैकग्राउंड है बहुत ही अच्छे घरानों से है, उनको भी यहाँ से उस स्कीम में से पैसा मिलता था। अब उस स्कीम को एक बार फिर वेरिफिकेशन करने के लिए इस तरह के इकदाम उठाए जा रहे हैं, उनके जो आधार कार्ड चेक किए जाते हैं, तभी शायद वो जो इसमें केसेस में जो लोग एंटर हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए बडगाम से कैमरामैन ज़हूर के साथ मोहम्मद अशरफ। उसके साथ ही आपको लिए चलेंगे टंगमर्ग और सोनमर्ग के इलाके की तरफ, क्योंकि खूबसूरती के लिए तो ये जाना ही जाता है। इशफाक डार के पास चलते हैं। खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू को सुना है, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। विंटर गेम्स के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस उन्होंने यहाँ के लिए स्वीकृत किया है। कई लोगों के मन में सवाल होगा, पिछली बारी घोषणा हुई थी, अभी काम क्यों नहीं हुआ। आप सबको जानकारी है कि माननीय उच्च न्यायालय ने गुलमर्ग में किसी भी कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाई हुई है और इसलिए वो कंस्ट्रक्शन का काम हमने नहीं शुरू किया है। एक भवन में वो सारी फैसिलिटी हम प्रारंभ कर रहे हैं और माननीय उच्च न्यायालय जाकर के उच्च न्यायालय से हम निवेदन करेंगे कि हमको विशेष अनुमति दी जाए ताकि ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हम स्थापित कर सकें। आज आपने सुना खेल मंत्री जी ने जो 40 हमारे सेंटर सैंक्शन थे खेलो इंडिया के, 60 और उन्होंने सैंक्शन किया। जम्मू और श्रीनगर में जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने की कोशिश की है। जम्मू कश्मीर यूटी प्रशासन भी पूरी कोशिश कर रहा है कि स्पोर्ट्स कल्चर को कैसे बढ़ावा दिया जाए। मैं जिस तरह समझ सका हूँ यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है और जितनी सुविधाएं दी जाएंगी, अच्छे कोच, अच्छे ट्रेनर्स देश और दुनिया से लाने की हम कोशिश करेंगे और स्पोर्ट्स में जम्मू कश्मीर का योगदान राष्ट्रीय स्तर पर हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, इसकी पूरी कोशिश करेंगे। उसके साथ ही रुक करेंगे जिला सांबा का भी, और सांबा के अंदर भी क्या सूरत हाल बने हुए हैं वो भी देखेंगे। कल एक बार फिर से एक बड़ा ऐलान किया गया है, यानी आईबी और एलओसी पर अब सीज फायर का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। यानी एक बार फिर से सीज फायर को बहाल करने का जो प्रयास है ये किया गया है। मैं इससे पहले आपको बता दूं कि साल 2003 में भी सीज फायर जो है वो किया गया था, लेकिन उसके बाद भी लगातार पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता रहा और अब तक लगभग 5000 बार जो है वो सीज फायर का उल्लंघन हो चुका है। लेकिन एक बार फिर से ये पहल की गई है कि यहाँ आईबी और एलओसी पर सीज फायर को जो है वो एक बार फिर से बहाल किया जाए। यानी जिस तरह से लगातार पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि लगातार पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता रहा, लेकिन एक बार फिर से जो माहौल को ठीक करने का प्रयास जो वो किया गया है और कल दोनों देशों के डीजीएमओ लेवल पर यह मीटिंग हुई है और सीज फायर को फाइनली अनाउंस कर दिया गया है। लेकिन बॉर्डर पर रहने वाले लोग इस सीज फायर को किस तरह से देखते हैं ये भी आज रिएक्शन लेने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि लगातार बॉर्डर पर रहने वाले लोगों में एक डर का माहौल बना होता है कि कब पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन कर दे और यहाँ बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को माल मवेशियों के साथ साथ अपने बच्चों को लेकर जो है वो पीछे जाना पड़ता है, सेफर प्लेस पर जाना पड़ता है और बच्चों की पढ़ाई भी काफी ज्यादा सफर होती है। मैं इस समय रामगढ़ सेक्टर के गांव जेरड़ा में मौजूद हूं और मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास हम मौजूद हैं। मोहन सिंह भट्टी जी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं। तो फाइनली एक बार फिर से सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। इससे पहले भी साल 2003 में सीज फायर किया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने उसके बाद भी 5000 बार जो है वो सीज फायर का उल्लंघन किया। अब इस पूरे फैसले को किस तरह से देख रहे हैं, कितनी राहत जो है वो मिलने वाली है बॉर्डर के लोगों को? देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है, इस पर पूर्ण तौर पे विश्वास नहीं किया जा सकता, जो मेरा एक्सपीरियंस है। दूसरी बात यह है कि ये बात सही है कि प्रॉब्लम, मैं क्योंकि बॉर्डर किसान यूनियन का प्रधान भी हूँ अपने एरिया का, रामगढ़ एरिया का, यहाँ एक प्रॉब्लम नहीं बहुत मेजर प्रॉब्लम आती हैं।
फायर होने से ये पता नहीं चलता भी आप कोई भी पक्का प्रोग्राम नहीं बना सकते। हमने यहाँ शादियाँ करनी होती हैं और कई प्रोग्राम सेटल करने होते हैं, कोई पता नहीं कब फायर हो जाए, हमें वो जगह चेंज करनी पड़े। दूसरी बात है ये आप देख रहे हैं बॉर्डर के ऊपर लोग जो अपने खेतों में होता है, कोई पता नहीं खेत से कब भागना पड़े फायर होने से सकता। ये मैं समझता हूँ कि भाई जो डीजीएमओ ऑफिस वो वहाँ साइन करवाते हैं या वो किस तरीके से उनसे मनाते हैं भाई ठीक है आगे ये फायर नहीं होगा, ये तो उनको पता होगा, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं है। चलिए अब आपको जम्मू दिखा देते हैं। अनिल हमें क्या संवाददाता हमारे रिपोर्ट दे रहे हैं वो भी देख लीजिए। मेरे साथ तमाम ट्रेडर्स मौजूद हैं और जिस तरह से भारत बंद जो प्रोटेस्ट है वो पीसफुली से जारी है और उनसे बातचीत करेंगे किस तरह से तमाम जो मांगे हैं वो लेकर आज पीसफुली जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे सर किस तरह का जो है आज पीसफुली जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए आज का जो ये हमारा प्रोटेस्ट था ये कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की भारत व्यापार बंद की जो कॉल थी उसके लिए हमने उनको कहा था कि हम यहाँ पे चूँकि अभी हालात उस तरह के साजगार नहीं हैं तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, जिसके लिए उन्होंने हमें इजाज़त दी। और हमारे साथ ये केवल व्यापारी नहीं है, मार्केट प्रेसिडेंट ही नहीं है, हमारे साथ टैक्स बार प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और हमारे साथ ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के सरदार गजन सिंह जी, यानी ये हमारे साथ खड़े हैं कि हम बताना चाहते हैं अधिकारियों को कि आज का ये जो प्रोटेस्ट है ये इस बात का है कि जिन हालातों में आज प्रोविज़न बन रहे हैं जीएसटी के, हमारे लिए केवल प्रोटेस्ट ही नहीं हमारे लिए व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ऐसे प्रावधान कर दिए गए हैं कि जो हमारे अकाउंट्स बनाने वाले साथी हैं, जो हमारे रिटर्न भरने वाले साथी हैं, वो कह रहे हैं, उन्होंने 29 जनवरी को पूरे देश भर से माननीय वित्त मंत्री जी को पत्र लिख के कहा कि हम रिटर्न कंप्लाई नहीं कर सकते। तो ऐसे हालातों में आप समझ सकते हैं कि हम उनसे बाद में जब उन्होंने हमें पूरा समझाया कि भाई आप क्या कर रहे हो, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, ऐसे ऐसे अधिकार दे दिए गए कि आप व्यापार नहीं कर पाओगे, तो उनके कहने के ऊपर जब पूरे देश भर में विचार हुआ, जितने हमारे ट्रांसपोर्टर थे उनको ई वे बिल में इतना प्रताड़ित किया जा रहा था और उसमें भी प्रावधान 100 किलोमीटर से बढ़ा के 200 किलोमीटर कर दिया गया, पेनल्टियाँ बढ़ा दी गई। पहले हम जीएसटी में भी टैक्स देते थे तब कोई परेशानी नहीं थी, वैट में भी टैक्स देते थे तब कोई परेशानी नहीं थी, वैट में और पुराने जनरल सेल टैक्स में भी प्रोविजन रिवाइज का प्रोविजन था, जीएसटी में प्रोविजन ही नहीं। क्या कोई डीलर, कोई पार्टी, कोई बिजनेसमैन गलती नहीं कर सकता? क्या ट्रांसपोर्ट वाला कोई गलती नहीं कर सकता? क्या उसको गलती ठीक करने का कोई हक नहीं है? लेकिन गवर्नमेंट को जो है वो 937 अमेंडमेंट करके अपनी गलती को रेक्टिफाई करने का है, तो हमारे पास कोई प्रोविजन नहीं। अब हम यही कह रहे हैं कि हम रिटर्न भरें तो कैसे भरें? एक तरफ हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं जिसमें हम सेलर से हम उसको परचेज टैक्स दे के आते हैं, वो कहते हैं हम वो आपको नहीं देंगे, बिल हमारे पास है। जब बिल हमारे पास है तो हमें क्यों नहीं इनपुट मिलेगा? वो कहते नहीं, जब वो अपना टैक्स जमा कराएगा तो हम इनपुट दें। अब हम बिजनेस करें या उस पार्टी को बोलें भाई आप अपना टैक्स तो जमा कराओ ताकि हम इनपुट लें। माननीय उपराज्यपाल जी से आप गुहार लगाते हो और किस तरह की आप मांग करते हैं? हम सिर्फ सिंप्लीफाई कहते हैं, जो ये अमेंडमेंट हैं जैसे वैट में चल रही थी, जो आपने शुरू में की उसी हिसाब से चलें, उसी हिसाब से चलें जो हमने साथ मतलब जुलाई में जो अपने एक्ट बना के इम्प्लीमेंटेशन किया उसी को रेगुलर करो। ये बीच में अपनी इतनी रेक्टिफिकेशन है, इतनी अमेंडमेंट से कर रहे हो, उससे सब बिजनेसमैन को प्रॉब्लम हो रही है। मेरे साथ पूरा व्यापारी वर्ग था और साफ तौर पर उनका कहना है कि आपने मांगे भी सुनी और किस तरह की वो पीसफुली जो है वो प्रोटेस्ट जारी रखे हुए थे और साफ तौर पर उनका कहना था कहीं ना कहीं जो है जिस तरह से उन्हें दिक्कत आ रही है, हार लगा रही है कि माननीय उपराज्यपाल जो है हमारी मांगों को जल्द से जल्द सुने और उस पर जो है इनकी मांगों को पूरा किया जाए। आप देखते रहिए कार्यक्रम।